तो आज बात करते हैं भारत के एक बहुत ही ज़रूरी कानून की। एक ऐसा कानून जो करोड़ों लोगों की ज़िंदगी से सीधे जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की। अब ये सिर्फ एक कानून नहीं है बल्कि मजदूरों के हक की, कह सकते हैं, एक मजबूत ढाल है। लेकिन इससे पहले कि हम इस कानून की गहराइयों में जाएं, एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है ना? वो सवाल जो इस पूरे कानून की जड़ है। आखिर ये बताने की जरूरत ही क्यों पड़ी कि कम से कम कितनी मजदूरी देनी चाहिए? इसका जवाब ही हमें इस कानून के असली मकसद तक ले जाएगा। तो इस पूरी चर्चा में हम देखेंगे कि ये उचित मजदूरी की लड़ाई क्या थी, इस अधिनियम तक का सफर कैसा रहा, और ये कानून असल में सुरक्षा किसकी करता है। फिर हम इसके नियमों को समझेंगे, जानेंगे कि नियम तोड़ने पर क्या होता है, और आखिर में न्यूनतम से आगे की भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये कानून बना क्यों? देखिए, ये कोई एक दिन में लिया गया फैसला नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे मजदूरों की शोषण की एक बहुत लंबी और कह सकते हैं दर्दनाक कहानी छुपी है। बात बिल्कुल सीधी और साफ थी। भारत में उस वक्त मजदूरों का बड़े पैमाने पर आर्थिक शोषण हो रहा था। तो ये कानून बनाना कोई चॉइस नहीं थी, कोई विकल्प नहीं था, बल्कि एक जरूरत, एक मजबूरी बन गया था। और जैसा मैंने कहा, ये कानून रातों रात नहीं बन गया। इसके पीछे दशकों का संघर्ष है, कई अहम पड़ाव हैं। तो चलिए उस सफर पर एक नजर डालते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1928 में, जब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार इसका सुझाव दिया। फिर 1931 में रॉयल कमीशन ने भी यही सिफारिश की। बात आगे बढ़ ही रही थी कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसने महंगाई को आसमान पर पहुंचा दिया। अब मजदूरों की हालत और खराब हो गई और देश भर में आंदोलन तेज हो गए। इन सब घटनाओं ने मिलकर, आप कह सकते हैं, एक दबाव बनाया, एक ऐसा माहौल तैयार किया जिसकी वजह से आखिरकार 1948 में ये ऐतिहासिक कानून पास हो सका। अच्छा, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये कानून क्यों बना। लेकिन अगला बड़ा सवाल ये है कि ये कानून आखिर सुरक्षाकर्ता किसकी है? क्या ये हर काम करने वाले पर लागू होता है? इसका जवाब एक खास शब्द में छिपा है, अनुसूचित रोजगार या शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में समझिए। सरकार एक लिस्ट बनाती है जिसमें कुछ खास तरह के उद्योग और नौकरियां शामिल होती हैं, और ये कानून सिर्फ उन्हीं पर लागू होता है जो इस लिस्ट में हैं। मतलब ये सुरक्षा सबको नहीं मिलती, बल्कि कुछ चुने हुए खास क्षेत्रों को दी जाती है। और इस लिस्ट में कौन से क्षेत्र आते हैं? आमतौर पर वो जहां मजदूरों के शोषण की आशंका सबसे ज्यादा होती है, जैसे कि फैक्ट्री का काम, खदानें, कंस्ट्रक्शन, खेती बाड़ी, होटल, रेस्टोरेंट, ये सब इसी लिस्ट में आते हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इस कानून के काम करने के तरीके को समझते हैं। आखिर ये तय कैसे होता है कि न्यूनतम मजदूरी कितनी होगी और इसमें क्या-क्या शामिल होता है? देखिए, न्यूनतम मजदूरी का मतलब सिर्फ एक बेसिक रकम नहीं है। इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो मूल मजदूरी और दूसरा एक विशेष भत्ता, जिसे वीडीए यानी वेरिएबल डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ता भी कहते हैं। और ये वीडीए बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, ये भत्ता भी बढ़ता है, ताकि मजदूर की कमाई की असली कीमत कम ना हो जाए। अब सवाल ये कि सरकार ये दरें तय कैसे करती है? इसके लिए सरकार के पास दो मुख्य तरीके हैं। पहला है समिति विधि, जिसमें मालिक, कर्मचारी और कुछ स्वतंत्र सदस्य मिलकर एक कमेटी बनाते हैं और वो रेट तय करती है। दूसरा तरीका है अधिसूचना विधि, जिसमें सरकार सीधे ही सरकारी गजट में नई दरें छाप देती है। और एक बहुत ही जरूरी नियम ये है कि सरकार को हर 5 साल में कम से कम एक बार इन दरों को रिवाइज करना ही होगा, उन्हें बदलना ही होगा। ये अनिवार्य है। ऐसा क्यों? ताकि बढ़ती महंगाई के दौर में मजदूर की कमाई बस एक मामूली रकम बनकर न रह जाए। अब बात करते हैं एक और बहुत ही दमदार नियम की, ओवरटाइम। कानून साफ कहता है कि अगर किसी से तय घंटों से ज्यादा काम करवाया जाता है, तो उसे सामान्य रेट से नहीं, बल्कि 2 गुने रेट से मजदूरी देनी होगी। सीधा हिसाब है, 2 गुनी मेहनत का 2 गुना दाम। ये नियम पक्का करता है कि किसी की भी अतिरिक्त मेहनत बेकार न जाए। अच्छा, कानून तो बहुत बढ़िया बन गया, लेकिन एक अच्छा कानून बनाना एक बात है और उसे लागू करवाना वो बिल्कुल दूसरी। तो सवाल ये है कि अगर कोई इन नियमों को नहीं मानता तो क्या होता है? और यहीं पर एंट्री होती है इंस्पेक्टर की।
ये सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए अधिकारी होते हैं और इनका सिर्फ एक काम है, ये पक्का करना कि कानून सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी लागू हो रहा है। और इन इंस्पेक्टरों के पास काफ़ी ताकत होती है। वो किसी भी काम की जगह पर जा सकते हैं, वहाँ के सारे रिकॉर्ड और रजिस्टर्स चेक कर सकते हैं, मालिक से, कर्मचारियों से, किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं। संक्षेप में कहें तो उन्हें सच का पता लगाने का पूरा अधिकार दिया गया है। तो मान लीजिए किसी मजदूर को उसकी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही, तो वो क्या कर सकता है? कानून उसे एक सीधा रास्ता देता है। वो सीधे क्लेम्स अथॉरिटी के पास जा सकता है, जो एक तरह की खास अदालत होती है, और वहां अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। और यहीं पर इस कानून की असली ताकत दिखती है। ये अथॉरिटी सिर्फ बकाया पैसा दिलाने का आदेश नहीं देती, बल्कि वो बकाया की रकम का 10 गुना तक का भारी भरकम मुआवजा देने का आदेश दे सकती है। 10 गुना! ये दिखाता है कि कानून इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है। तो अभी तक हमने इस कानून के नियम कानून को समझा, लेकिन चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और मजदूरी की जो बड़ी तस्वीर है उसे समझने की कोशिश करते हैं। जानते हैं, असल में मजदूरी के 3 लेवल माने जाते हैं। सबसे नीचे है न्यूनतम मजदूरी, यानी वो कम से कम पैसा जो कानूनन देना ही पड़ेगा ताकि बस गुजारा हो सके। इससे ऊपर आती है उचित मजदूरी या फेयर वेज, जो इस पर निर्भर करती है कि कोई इंडस्ट्री कितना कमा रही है, उसकी देने की क्षमता कितनी है। और सबसे ऊपर है निर्वाह मजदूरी, यानी लिविंग वेज। इसका मतलब है इतनी कमाई कि एक परिवार सिर्फ जिंदा ना रहे बल्कि इज्जत से एक अच्छी जिंदगी जी सके। और यहीं पर हम आज की चर्चा को खत्म करते हैं, एक बहुत बड़े सवाल के साथ। सवाल ये है कि क्या जो न्यूनतम मजदूरी है वो एक निर्वाह मजदूरी के लिए काफी है? क्या कानून ने जो सबसे निचली सीमा तय की है वो एक परिवार को सम्मान से जीने के लिए वाकई काफी है? ये एक ऐसे सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।